Hello, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. I welcome you all and appreciate you all for all your beautiful comments and wonderful responses. That keeps me motivated all the time, and that keeps me making newer videos every time, and that keeps me motivated to come and make some other videos for you and come on live on Facebook and live on YouTube. I'm also live on YouTube tomorrow, so please watch me on YouTube live tomorrow. हिंदी में अगर बात करें तो मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे से मेरे वीडियोस को कमेंट्स करते हैं, इतने अच्छे से रिस्पॉन्सेस देते हैं, और मुझे ये सब काफ़ी मोटिवेट करता है, जिसके लिए मैं बिल्कुल बारीक से बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको इतनी सब जानकारियाँ देने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग उसको उतनी ही पॉजिटिवली और इंटरेस्ट के साथ में ले रहे हो जितने इंटरेस्ट के साथ में पॉजिटिवली मैं उसको बता रही हूँ या इन वीडियोस के थ्रू आपके तक पहुँचा रही हूँ। और ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छा माध्यम बन गया है, जिससे मैं अपने विचारों को आप लोगों के तक लेकर आ रही हूँ, जिनको आप बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं कल YouTube पे लाइव भी होने वाली हूँ, और मैंने Facebook पर भी लाइव आने की कोशिश की 2 बार, जिसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस मुझे मिले। जो हम देश और दुनिया की बातें करते रहते हैं, और आज मैं आपको कुछ GK चीज़ें भी बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो 2-2 पेज की चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, और वो उनके पास में हमारे यहाँ की सबसे बड़ी पंचायत जो है, हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद चलाने का बिल्कुल टाइम उनके पास में नहीं है। वो सिर्फ आजकल भाषण देने में लगे हुए हैं और 80 करोड़ लोगों के लिए राशन जुटाने में लगे हुए हैं आत्मनिर्भरता के चलते। और 2-2 पेज की चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। और किसको लिख रहे हैं? धोनी जी को रिटायरमेंट पे 2-2 पेज की चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। और उनके पास में जो ऑनलाइन इंडिया और डिजिटल इंडिया कर रहे थे, वो अब जो है पूरी दुनिया की तरह संसद को जो ऑनलाइन और वर्चुअल तरीके से चलाने को तैयार नहीं है। बहुत सारे नेताओं का ऑब्जेक्शन है। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि जब ऑनलाइन इंडिया बना सकते हैं जब मोदी जी वर्चुअल इंडिया बना सकते हैं, तो फिर वर्चुअल संसद सत्र या संसद का मानसून सत्र क्यों नहीं रखा जा सकता है। तो इस बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म मोदी जी को झेलना पड़ रहा है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि राहुल गांधी जो है हमारे, उन्होंने जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर जो देश में हमेशा से उन्होंने सरकार को आगाह किया था, जनवरी माह से लेके वो आगाह कर रहे थे, और सरकार ने उनकी एक ना सुनी। और अब जो है वो इसी तरह से बेरोजगारी के चलते सरकार को आगाह कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि हमारी सरकार कभी भी हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के प्रोफेशनल्स को नौकरी देने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है कि हमारी देश की सरकार के हाथ में रहा ही नहीं कि वो हमारे जो युवा है, हमारे जो प्रोफेशनल है, उनको वो किसी तरह की नौकरी दे पाए। और जिसके लिए राहुल गांधी कहते हैं कि उनको हमेशा लल्लू पप्पू कहा जाता है, लेकिन और उनका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका काम है विपक्ष में बैठ के सरकार को आगाह करना। इस बार भी सरकार को आगाह कर रहे हैं। होपफुली सरकार उनकी बातें सुने, क्योंकि सरकार जो है NFSA के लाभार्थियों को भी ठीक से राशन पहुंचाने की लिस्ट बना के उनको राशन पहुंचाने में सक्षम नहीं होती है। तो ऐसी सरकार क्या रोजगार कभी दे पाएगी, ऐसा राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। और बेरोजगारी की बात पे राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, उन्होंने शुरू से ही ना, ये कोरोना काल की बात नहीं है, बाकी देशों में कोरोना काल की वजह से बेरोजगारी आई है, बाकी देशों में कोरोना काल की वजह से उनकी GDP नीचे गई है, बाकी देशों में कोरोना काल की वजह से जो भी उनकी देश में प्रॉब्लम्स चल रही है वो चल रही है। लेकिन हमारे देश में कोरोना इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। हमारे देश में जो लॉकडाउन है वो अनप्लान्ड था। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जगह परिवर्तन करने के लिए, चेंजेस करने के लिए तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है। लेकिन हमारे देश में लॉकडाउन कोई कारण नहीं था। हमारे देश में कारण सिर्फ हमारी सरकार की लापरवाही थी स्टार्टिंग से। और जो आत्मनिर्भरता के पीछे जो सरकार ने एग्जामा होल्ड रखा है, और सरकार जो पहले मेक इन इंडिया, फिर वो स्टार्टअप इंडिया, फिर डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और अभी सेल्फ रिलायंट का जो नया पार्ट मोदी जी ने 15 अगस्त को हमें पढ़ाया है 3 दिन पहले, वो बहुत ज़रूरी था।
कि हम लोग सेल्फ रिलायंट बन जाते, जैसे हमारे मजदूर सेल्फ रिलायंट थे, जैसे हमारे रेडी पटरी वाले सेल्फ रिलायंट थे, और अभी जैसे हम कोरोना खुलने के बाद सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं और कुछ ना कुछ जो है लोग अपने हाथ पैर चलाने में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों को जो है दिशा नज़र नहीं आ रही, लोग दिशा विहीन हो गए हैं। और जो राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता को थोड़ा सा हम लोग डीप में समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ खबरें देना चाहूँगी कि कोरोना के आंकड़े जो है हमारे देश में वो 29,10,000 के आसपास हो गए हैं, और अब पिछले 24 घंटों में मरने वालों की जो संख्या है वो 17,000 के आसपास देखी गई है, जो सबसे ज़्यादा देखी गई है। और कोरोना के आंकड़े जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हो, और हमारे सारे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कोरोना को संभालने के लिए, कोरोना की स्थिति को संभालने के लिए, कोरोना पेशेंट्स को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स काम नहीं करते हैं, N95 मास्क जो है ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो जाते हैं, हमारे यहाँ पर इतने N95 मास्क जो है उतनी संख्या में अवेलेबल नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है। उसके बाद में हम चीन की बात करें तो चीन ने जो है लद्दाख में और अक्साई चीन में जो है उसके J-20 विमान को स्थापित कर दिया, जिससे भारत ने भी अपने राफेल विमानों को लद्दाख में स्थापित करने के लिए कदम उठा लिया और लद्दाख में स्थापित करने का मन बना लिया है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि चीन से परेशान होकर राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रम्प साहब, उन्होंने कहा कि अगर वो अगली बार राष्ट्रपति बनते हैं तो वो ज़रूर चीन को सबक सिखाएंगे, और चीन को जो है सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि चीन एक निहायती वाहियात देश है और चीन जो है किसी भी तरह से दोस्ती के लायक नहीं है। तो इस तरह से जो है ट्रम्प साहब बहुत गुस्सा हो रहे हैं चीन पे, और वो चाहते हैं हमेशा कि वो जो है चीन को उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाते रहते हैं, आपको पता ही है, और चाहते हैं हमेशा से कि चीन को वो एक आउट ऑफ अमेरिका बना दे, और अमेरिका से चीन का जो भी लेन देन है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा रहा है। और इस तरह से ट्रम्प साहब की रिएक्शन है, लेकिन देखना ये कि मोदी साहब कब हमारे इतना गुस्सा चीन की तरफ दिखाते, क्योंकि पिछले 5 मई से लेकर अभी तक हमारी सरकार का रवैया जो है चीन को लेके बहुत ढीला रवैया, बहुत ढीला रवैया जो है हम लोगों का चीन को लेकर है। लेकिन हम लोग रूस की मदद करने जा रहे हैं, क्योंकि रूस को उनकी स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए हमारे भारत देश की कंपनियों की ज़रूरत आन पड़ी, और रूस ने जो है भारत से मदद मांगी है स्पुतनिक वी वैक्सीन्स के मैन्युफैक्चरिंग को फास्ट बनाने के लिए, उनको भारत की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि भारत को मदद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन की ज़रूरत तो हमें भी है। उसके बाद हम देखें कि कोरोना के मामले जो इतने बढ़ गए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ पिछले 24 घंटों का, तो अमरिंदर सिंह जो पंजाब के CM है, उन्होंने शाम को 7 से सुबह 5 का लॉकडाउन लगा दिया, और उन्होंने बताया कि सिर्फ अंतिम संस्कार या किसी की शादी के लिए ही लोग इकट्ठा हो सकते हैं। अगर किसी की शादी ना हो और अंतिम संस्कार ना हो तो लोगों को इकट्ठा होने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से 167 शहरों में जो है लॉकडाउन लगाया गया, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया है। और दिल्ली की हालत भी उसी तरह से ख़राब है, शायद दिल्ली सरकार भी लॉकडाउन लगाएगी, ऐसा देखने में आ रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में जो जितने यात्री यातायात कर रहे थे, और अब दिल्ली में जाना उतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो है दिल्ली हवाई अड्डे पे आने वाले सारे यात्रियों को क्वारंटाइन करने का फैसला किया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। और जो गंगा नदी है, गंगा नदी में बहाव बहुत तेज़ हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि बाढ़ के आसार वाराणसी में देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो गंगा की आरती हुआ करती थी अब उसको करने में काफ़ी बाधा आ रही है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि यूपी में जो है खासकर वाराणसी में कम से कम बाढ़ आने की संभावना है। तो आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी हमारे उद्योगपति है, जो भी हमारे व्यवसायी है, उनको अपनी जो फाइल्स को आगे चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको हमारी सरकार के कर्मचारी, हमारे सरकार के जो भी अफसर है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो उद्योगपतियों को परेशानी होती है। भारत में प्लांट लगाना, उनको पेटेंट इशू करवाना, भारत में प्लांट लगाना, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनको चाइना में जहाँ पर 1 साल में पेटेंट मिलता है, वहीं हमारे देश में कम से कम 8 से 9 साल एक पेटेंट कराने में लग जाते हैं। उसके बाद में अधिकारी जो है वो रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, अधिकारी जो है बहुत भाव खाते हैं, नेता बहुत भाव खाते हैं, जिससे अधिकारी और नेताओं की जो है अपनी एक बहुत
एक उनका जो स्टाइल है, जो उनका हम कह सकते हैं कि उनकी उनकी जो धाक है, उनकी जो वैल्यू है वो बनी रहे। इस तरह से अधिकारी और नेता जो है उद्योगपतियों को परेशान करते हैं। उद्योगपति को किसी तरह की सपोर्ट सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिलती। हजारों फाइल जो है मोदी सरकार के राज में दबी हुई है। और व्यवसायी कहते हैं कि आत्मनिर्भरता बनने के लिए हमें हमारे देश में व्यवसाय खोलना ज़रूरी है, लेकिन मोदी सरकार किसी भी तरह से नहीं चाहती कि हम हमारे देश में व्यवसाय खोलें। मोदी सरकार किसी भी तरह से नहीं चाहती कि हम हमारे देश के लिए कुछ काम करें और हमारी इंडस्ट्री थोड़ा फास्ट लग जाए। ऐसे मोदी सरकार के ना तो अफसर चाहते हैं, ना मोदी सरकार के नेता चाहते हैं। सब अपना अपना वर्चस्व दिखाने के लिए रेडी रहते हैं और अपनी वैल्यू दिखाने के लिए रेडी रहते हैं। इतना ज़्यादा रेड टेपिज्म हो गया है कि उद्योगपति जो है बजाय भारत के किसी भी देश में, मैक्सिको हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, कहीं भी जाने को तैयार है, लेकिन हमारे देश में, इंडोनेशिया तक जाने को तैयार है, लेकिन हमारे देश में व्यवसाय करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा डगमगा गई है। अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करेंगे तो सिर्फ बातों में आत्मनिर्भरता है। अगर इस तरह से व्यवसायियों को परेशान किया जाएगा, इस तरह से उद्योगपतियों को अगर परेशान किया जाएगा तो फिर आत्मनिर्भरता कहाँ से आएगी। उद्योगपति अगर परेशान हो जाएंगे, दूसरे देश का रुख कर लेंगे, तो हमारे देश में जो आत्मनिर्भरता है, हमारे देश में जो स्वदेशी निर्माण की हमने मुहिम चलाई है, एक हमारे देश में जो एक हमने मेक इन इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया की हमने मुहिम चलाई है, स्टैंड अप इंडिया की मुहिम चलाई है, वो कैसे पूरी होगी जब हमारे जो व्यवसायी है, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको किसी भी तरह की सरकार जो है किसी भी तरह की उनको टैक्स बेनिफिट नहीं देती है, जबकि बाहर से आने वाली कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ पर जो भी प्लांट लगाते हैं उनको सरकार के सारे जो भी एक हिरार्की है उसमें उनकी फाइलें पता नहीं 10 से 11 साल और 15 साल तक दब के रह जाती है समटाइम्स। तो ऐसे में उनके लिए हमारे देश में स्टार्टअप्स लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम ऐसा देखते हैं कि 1991 में 1% दवा सिर्फ हमें चाइना से इंपोर्ट करानी पड़ती थी, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इतने सालों के बाद में, करीब 25-26 सालों के बाद में, 27 सालों के बाद में हम देखते हैं कि 90% दवाइयाँ जो हैं वो चाइना से ही आती है। तो मतलब 91 से लेके तो अभी 2020 तक इतना ज़्यादा मतलब मेक इन इंडिया कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे देश पे वो बहुत ज़्यादा, हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों में हो गई है। दाल और दूध हम लोग जो है खुद बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें हमें, दालें भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती है, दूध भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो इस तरह की जो है हालत हमारी दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी की हो गई है। पता नहीं मोदी जी कौन से मेक इन इंडिया की बात करते, कौन से आत्मनिर्भर भारत की बात करते। आत्मनिर्भरता की अगर बात करें तो बेरोजगारी के आंकड़े तो मैं आपको देख रही हूँ आसमान छू रहे हैं, और इतने सारे लोग मतलब मोर देन 2 करोड़ लोग जो है वो जुलाई के महीने में बेरोज़गार हो गए हैं। उससे भी ज़्यादा शायद अगस्त के महीने में बेरोज़गार हुए हो। जब इतने सारे लोग जो अपनी जॉब छोड़ देंगे तो आत्मनिर्भरता कैसे आएगी। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपना ध्यान रख सकें, अपने परिवार का ध्यान रख सकें, अपने परिवार में सदस्यों की ज़रूरतों का ध्यान रख सकें, हमारे व्हीकल्स का ध्यान रख सकें, हमारे घर की EMIs का ध्यान रख सके, हमारी व्हीकल्स की EMIs का ध्यान रख सके, हमारी इंश्योरेंस की जो किस्तें हैं उनका ध्यान रख सके। लेकिन हमारी जब नौकरी ही नहीं होगी तो इन सब चीज़ों का ध्यान हम कैसे रख पाएंगे। ये थोड़ा सा जो है टेढ़ा सवाल है, जो कोई सरकार से पूछना नहीं चाहता, या जो भी आत्मनिर्भरता का जो नारा लगाते हैं उन लोगों से कोई पूछना नहीं चाहता है। तो और आत्मनिर्भरता का नारा ही रह गया है सिर्फ। और हम देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट है, जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है वो सिर्फ विदेशी कंपनियों के लिए घटाए गए हैं। इसलिए हमारे देश में पिछले 6 से 7 सालों में शायद 147 या 157 के समथिंग सिर्फ विदेशी मोबाइल कंपनीज ही आई है, या विदेशी गाड़ियों की कंपनियां ही लग पाई है। और विदेशी मोबाइल्स की कंपनियां और गाड़ियों की कंपनियां इसलिए लग पाती क्योंकि हमारी सरकार जो है विदेशी कंपनियों को कुछ हद तक कॉर्पोरेट बेनिफिट देती है, या हो सकता है कि सरकार के कुछ फेवरेट उद्योगपति जो है उनके साथ में काम करते हो, इसलिए शायद सरकार इस तरह से
उनको टैक्स बेनिफिट देना चाहती है उस तरह के औद्योगिक घरानों को, ऐसा देखने में आया हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब मेट्रो कर्मचारियों की 50% सैलरी काट ली जाती है, प्लेटफॉर्म टिकट अब जो हमारे यहाँ पर 50 रुपये बढ़ा के कर दिए हैं, तो इस तरह से सरकार जो है लूटने में लगी है। ऐसा लगता है कि हमारे घर में मनी प्लांट लगा है और सरकार को बस उसमें से मनी प्लांट में से पैसे निकालने हैं और लूटने हैं, आपके मनी प्लांट के पैसे तोड़ के निकालने हैं। ऐसा लगता है हमारे पास कोई मनी प्लांट तो लगा नहीं है। हम एमआरपी भी इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की हो गई है, हम एमआरपी पे जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें करीब 15 से 20% की जो है कॉस्ट हर प्रोडक्ट पे बढ़ी हुई मिल रही है। और अगर आत्मनिर्भरता की बात करें तो N95 मास्क बनाने से और रद्दी वेंटिलेटर बनाने से मेरे ख्याल से आत्मनिर्भरता तो नहीं आएगी, कभी ना आई है ना कभी आएगी। FDI हमारे यहाँ पे बढ़ गया है, इतना ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। तो अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे बढ़ा रहा तो दूसरे देश हमारे देश में आके इन्वेस्ट करेंगे और हमारी आत्मनिर्भरता का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनको प्रोडक्ट जिन देशों से ऑर्डर्स मिलेंगे उन देशों को प्रायोरिटी देना ज़्यादा अनिवार्य हो जाएगा, बजाय कि हमें वो कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करे या हमारे लिए वो प्रोडक्ट सस्ता प्रोवाइड हो। इसकी तो गारंटी कंपनी के डिसीजन पे डिपेंड करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे FDI आना ज़रूरी नहीं है कि आत्मनिर्भरता हो, क्योंकि हमारे यहाँ के इन्वेस्टर हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो डेफिनेटली आत्मनिर्भरता तो नहीं है। वास्तव में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। गड़बड़ क्या है मोदी सरकार की, ये वाकपटुता क्या है मोदी जी की, जिसमें सिर्फ वाकपटुता है और गड़बड़ियाँ है और सिर्फ नारे लगाए जाते हैं, नारों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री ने देखा था कि हमारे यहाँ पे आत्मनिर्भरता के लिए अनाजों का उत्पादन बहुत ज़रूरी है और अमेरिका से गेहूँ लाना बंद करना पड़ेगा, तो फिर हमारे यहाँ पर 1950s के आसपास की बात बता रही हूँ, तब जाके हमारे देश में जो है गेहूं का उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा और हमारी खाद्यान्न के मामले में और दालों के मामले में और गेहूं के मामले में, चावल के मामले में हमारी अमेरिका पे डिपेंडेंसी कम हुई। तब जाके हम उन दिनों पे आत्मनिर्भर बन पाए थे जिन दिनों पे उस समय के नेता जो है भाषण देते थे। इस समय के नेता भी भाषण दे रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता हो ही नहीं पा रही है किसी भी हिसाब से। आत्मनिर्भरता होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है और आत्मनिर्भरता के लिए जो है किसी भी तरह से मोदी सरकार के कर्मचारी, मोदी सरकार के अफसर, मोदी सरकार के नेता आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बातों में ही आत्मनिर्भरता की जाएगी, ऐसा समझ में आ रहा है। और मोदी जी का ये भी मानना है कि बेटियां काफ़ी आत्मनिर्भर हो गई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या 2014 से पहले क्या हमारे घर की बेटियां घर में बैठी हुई थी? हमारे घर की बेटियां क्या पायलट नहीं थी? हमारे घर की बेटियां क्या डॉक्टर नहीं थी, इंजीनियर नहीं थी, प्रोफेसर्स नहीं थी, साइंटिस्ट नहीं थी, पायलट नहीं थी? हमारे यहाँ क्या बेटियाँ मोदी जी के आने के बाद ही घर के बाहर निकली है? ऐसा तो सपने में भी विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से मोदी जी बोलते हैं कि अब बेटियां आत्मनिर्भर हो गई है, तो पहले तो बेटियां तो हमेशा से ही आत्मनिर्भर बनी है। हमारे यहाँ की बेटियां तो प्राइम मिनिस्टर भी बनी है, कल्पना चावला भी बनी है, और हमारे यहाँ की बेटियां हमेशा आगे रही है, पढ़ाई में भी आगे रही है, जॉब में भी आगे रही है, लड़कों से हमेशा बेटियां आगे रही है। और ये तो आप पिछले 20-25 साल 50 साल का आप अगर डेटा निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमेशा टॉपर्स जो है हमारे यहाँ की बेटियां ही रही है। हमारे यहाँ की बेटियां ही जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा करती है एजुकेशन में और जॉब्स में। तो आत्मनिर्भर बेटियां मोदी जी के सरकार में कैसे बन गई है, ये समझने वाली बात है। मतलब ये तो समझ से बाहर की बात है। समझेंगे क्या? तो अगर इन्वेस्टर हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे नेताओं को और बहुत सारे अफसरों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और रेड टेपिज्म ख़त्म करना चाहिए। और बहुत सारी फाइलें जो मोदी सरकार के कार्यकाल में दबी हुई है उन फाइलों को बाहर निकालने की ज़रूरत है और संसद को स्टार्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि संसद जो है हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है और ममता बनर्जी भी बहुत नाराज़ लग रही है। संसद अगर नहीं चलेगी तो फिर देश कैसे चलेगा? अगर संसद चलती तो बहुत सारी राय होती, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी बहस होती, विवाद होते हैं और कुछ कॉन्क्रीट चीज़ें निकल के आती जिससे हमारे देश को आत्मनिर्भरता के नारे के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने में भी काफ़ी सुविधा होती है। और हमारे देश में जो ये फालतू के लॉकडाउन 3-4 लॉकडाउन लग गए और जिस तरह से सिर्फ भाषणबाजी चल रही तो उससे हमें काफ़ी राहत मिलती। मगर ऐसा तब हो पाता जब मोदी जी संसद को वर्चुअली चलाते हैं। और जबकि वर्चुअली नहीं चलाया गया संसद को तो उल्टे सीधे कानून, उल्टे सीधे नए डिसीजन, नए
नई नई चीज़ें रोज़ निकल के आती है, और वो जिसका कोई सहानी नहीं होता, जिसका कोई विचार विमर्श नहीं होता, जिसका कोई परामर्शकर्ता नहीं होता, जिसका कोई सलाहकार नहीं होता, और वन मैन आर्मी, वन मैन शो चल रहा है जिसमें सिर्फ हमारे मोदी जी और मोदी जी ही हैं। तो इस तरह की सरकारें जो हैं वो खुद के साथ में तो जनता को भी ट्रबल में लाती है, क्योंकि खुद का तो कुछ नहीं है, खुद तो निकल जाएंगे थोड़ा बहुत पैसा जो है जमा करके, और FDIs के चलते, और जो भी कॉर्पोरेट दान के चलते बहुत सारा पैसा जमा करके निकल जाएंगे, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के निकल जाएंगे, पेट्रोल डीजल पे 18 लाख करोड़ कमा के निकल जाएंगे। लेकिन जनता के पास तो ऐसे कोई रास्ते नहीं है पैसे कमाने के, जनता को तो तकलीफ भुगतनी ही पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से अभी मौका आ गया कि संसद को भी स्टार्ट करना चाहिए वर्चुअली, और देश को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने के लिए व्यवसायों का अरेंजमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मनी प्लांट तो लगा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई मनी प्लांट नहीं है कि मनी प्लांट से तोड़ के हम सरकार को देते रहे, अपने घर का भी खर्चा चलाते रहे, और हमारी भी किस्तें इंटरेस्ट पे चल रही है, और हमें भी अपनी किस्तें भरनी है, तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा बैंकों को। अभी सुनने में आया था कि SBI बैंक ने भी एक निश्चित अमाउंट निकालने के लिए रूल्स बना दिए हैं कुछ, कि SBI बैंक जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी की बैंक है, सबसे हाईएस्ट बैंक है, हाईएस्ट रैंक की बैंक है मेरे ख्याल से, उसने भी अब पैसा निकालने पे कुछ पाबंदियां लगाने का विचार किया है आज से। तो ऐसा ही मैंने आपको पंजाब नेशनल PMC बैंक और यस बैंक के घोटाले आपको मैंने पहले बताए थे, जिसमें इस तरह से स्टार्टिंग की थी। हालांकि SBI का कोई घोटाला नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें देखने में सामने आ रही है। आप कुछ पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको मैंने बताया था यस बैंक के घोटाले के बारे में और PMC बैंक के घोटाले के बारे में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि चीन जो है हमारे यहाँ पर लगातार बना हुआ है, जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो चीन के लिए हमें कुछ ना कुछ मरहम लगाना चाहिए, और चीन को कोई ना कोई सबब सिखाना चाहिए जो मोदी जी अक्षम है कर पाने में। शायद ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी शायद चीन को किसी भी तरह का जवाब दे पाने में, या चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डायरेक्ट बात करने में अक्षम है। आज जो हमारी चीन के साथ में बातचीत हुई थी, या जिस तरह की बातचीत हमारी चीन के साथ में हुई थी, उसके बावजूद भी चीन ने लद्दाख में जो है J-20 फाइटर प्लेन्स लगा दिए हैं, और हमारे पास तो सिर्फ राफेल ही है, चीन के पास में अनगिनत J-20 फाइटर प्लेन्स है। तो मेरे ख्याल से चीन को से इस बार चीन जो है नए रंग रूप में इस बार है, और चीन जो है नए स्टाइल में आजकल लड़ रहा है। तो चीन से अब जो है हमें पंगे ले पाना बहुत हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। हम चीन से पंगे ले ही नहीं सकते, क्योंकि अब जो चीन है, चाइनीज़ आर्मी जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग आर्मी है। चाइना के जो प्लेन्स है, जो जेट्स है, वो एकदम वर्ल्ड क्लास हाई, मतलब एक दूसरे लेवल के, एक नेक्स्ट लेवल के जो है चाइना के पास में सारे फाइटर प्लेन्स है। हमारे पास तो सिर्फ 5 राफेल ही है फ़िलहाल, और उसमें भी हम चाइना का मुकाबला शायद नहीं कर पाएंगे। और चाइना ने तो नेपाल की भी काफ़ी सारी जगह जो है हथिया ली है, 1.5 से 2 किलोमीटर की बाउंड्री जो है अपने नाम करवा ली है। और अब चाइना की नज़र जो है नेपाल की नदियों पर है, भूटान की पहाड़ियों पे है, तजाकिस्तान की पहाड़ियों पे हैं। तो भारत को कहाँ छोड़ने वाला है चीन। तो इसका तो कोई ना कोई इलाज मोदी जी को अभी तक कर लेना चाहिए था। हम लोग काफ़ी लेट हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार की नींद जो है खुलने का नाम नहीं ले रही। नींद से जागने के लिए सरकार तैयार ही नहीं है, और मानने को तैयार ही नहीं है, चीन का नाम लेने को तैयार ही नहीं है कि चीन एक्चुअल में घुस आया है। ये चीन की मेरे ख्याल से 5वीं कोशिश है।